बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोटॉन क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने पिछली क्लास में एटम, मॉलिक्यूल्स, इन सब चीज़ों के बारे में देख लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास हमारे लिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम उस सारे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो एटम के रिगार्डिंग है और एटम को एग्जिस्ट है ये बताता है ना, और हम एटम के बारे में इसे बेहतर समझ सकते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें एटम के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आज हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, वो सारा चीज़ मैं आपको एक बार और भी बता देता हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना। तो हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, इन दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंट बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। व्हाट इज़ ग्राम एटॉमिक मास एंड मोलर मास के बारे में पढ़ लिया था। इवन हमने पढ़ लिया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने कुछ पढ़ लिया था वहाँ पर, है ना। तो मैं शुरुआत भी आज के क्लास को मैं वहीं से करूँगा जो हमने लास्ट में कल जो पढ़ा था, ठीक है, उसको कवर करते हुए हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है, ताकि हम कंटिन्यू में रहें, ये एक चेन बना रहे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। बोर मॉडल्स पढ़ेंगे, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी के बारे में देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे आइसोटोप एंड आइसोबार के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ, हाउ exactly looks like atomic structure। ओके, सो ये अब जो मैं कंटेंट यहाँ ले रहा हूँ ये काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है ना। एक क्लास में इसको एक्सप्लेन कर पाना जो है बहुत मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका मैं 2 या 3 वीडियो बना पाऊँ। कोशिश करूँगा मिनिमम 2 वीडियो बनाऊँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, है ना। लंबा ना हो करके मैं अगर एक ही वीडियो बना दूं, है कि नहीं, शॉर्ट करके, तो आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। हो सकता है क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक बार अगर आप इसको समझ गए तो आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। एक साइंटिस्ट हैं, है ना, एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, ये 400 BC के इसमें, है ना, जिनका नाम है डेमोक्रिटस। वो कुछ ऐसे दिखते थे, है ना। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है क्या किया था, एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है, किया था। और इन्होंने कहा था, आज से लगभग 2400 साल पहले की बात है ना, 2400 ईयर्स एगो की बात है। जो डेमोक्रिटस हैं उन्होंने क्या किया, मैटर के बारे में सबसे पहले बताया। उन्होंने किसी मैटर का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे, छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, उनको उन्होंने एटोमॉस बोला। क्या नाम दे दिया उन्होंने, एटोमॉस। क्या नाम रखा, एटोमॉस, जिसका मतलब होता है नॉट टू बी कट, यानी कि जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है। किसने कहा था, डेमोक्रिटस ने, ठीक है। 400 BC की बात हो रही है ना। डेमोक्रिटस ने बोला था कि भाई एक मैटर होता है, एक पदार्थ होता है, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ दें तो उसका जो स्मॉलेस्ट पीस होगा, सबसे छोटा भाग जो होगा, उसको हम एटोमॉस बोल रहे हैं। उस समय एटम्स नाम का जो अभी हम एटम्स यूज़ करते हैं, उस समय उन्होंने उसे एटोमॉस बोला था ना, जिसका मतलब भी होता है नॉट टू बी कट, यानी जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एटम क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स होता है, हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरीके के मटेरियल के बने हो सकते हैं, ठीक है, एक ही तरीके के मटेरियल के बने हो सकते हैं, है ना। लेकिन इनका जो आकार है, आकृति है, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एटम्स इन्फिनिट नंबर्स में हो सकते हैं, है ना। ये मूव करते हैं और एक साथ जुड़ते हैं या जुड़ने की क्षमता रखते हैं। और एटम्स हम जानते भी हैं, एटम आपस में बाइंड करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं,
क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है, राइट। तो यही वो चीज़ बता रहे हैं, एटम्स जो है इन्फिनिट नंबर्स में हो सकते हैं, उनके नंबर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, है ना, मूव करेंगे, जुड़ेंगे और एक जो है मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो है डेमोक्रिटस ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डाल्टन्स थ्योरी के बारे में, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो सर हैं, है ना, जो एक इंग्लिश केमिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना। इन्होंने 1803 में अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसे हम एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि भाई एटम नाम का जो शब्द है जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है ना। अभी तक जो हम देख रहे थे वो केवल पढ़े हैं, है ना, जैसे डेमोक्रिटस ने बताया, इसके पहले हमने महर्षि कनाद के बारे में पढ़ा था, तो केवल उनकी फिलॉसफी थी, थ्योरी थी। बट इन्होंने क्या किया, उसके बारे में क्लियर किया कि एटम्स जो है क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किया, है ना, और उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व भी किया, है ना। इन्होंने पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको बताया भी कि ये जो है आपका एटम है और वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डाल्टन के जो थ्योरी है हमने पिछले लेक्चर में भी सुना है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में मैंने पूरी डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ, ठीक है। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका यूज़ करके जो केमिकल कम्बिनेशन के लॉ हैं, है ना, ठीक है, केमिकल कम्बिनेशन के जो लॉ हैं, जो अलग अलग लॉज हैं, ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ होने लगा। जैसे कि मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है ना, इन डेफिनिट रेशनल है, ये रेशनल लॉ जो है ये इनमें जो है इनका यूज़ होने लगा या होता है, ठीक है। डाल्टन की थ्योरी जो है वो एटम की इसमें बेस था, है ना। अलग अलग एटम्स एलिमेंट्स हैं, उनमें उनके जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पर्टिकुलर एलिमेंट के आधार पर होगा, मतलब जो एटम है उसके अकॉर्डिंग ही एलिमेंट होंगे। दो अलग अलग एलिमेंट जो है अलग अलग तरीके के एटम्स को क्या करते हैं, बियर करते हैं। उनका जो साइज है, शेप है, प्रॉपर्टी है, वेट है, वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इनकी थ्योरी के लिमिटेशन क्या है भाई, हमने पढ़ा था कि ये उस समय के लिए तो काफ़ी कारगर था, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिली जिसके वजह से ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, है ना। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 18वीं सेंचुरी में ये सबसे बेहतर खोज माना जाता था। बाद में जो है नए एटॉमिक मॉडल्स आए, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं डाल्टन की थ्योरी जो है फीकी पड़ गई। तो इनके लिमिटेशन का रीज़न क्या था, तो कुछ कारण हुए होंगे जिन, है ना, जो ये एटॉमिक थ्योरी जो है क्लियर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से नए डिस्कवरीज हुए। तो जो एटम है ना, इनका इंडिविजिबिलिटी यानी कि उसका इंडिविजिबिलिटी के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया, उन्होंने प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है, कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, इसे और तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। बट ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हुआ, क्योंकि इसे बाद में सब पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये जो सब पार्टिकल्स हैं इसमें भी डिवाइड किया जा सकता है, ये बताया गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये थ्योरी रॉन्ग हो गया। उसके बाद इसका लिमिटेशन है, द एटम ऑफ सम एलिमेंट्स सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है, ये कहा गया, ठीक है, किसी एलिमेंट में यानी उसके जो एटम्स हैं वो सभी जगह एक ही तरीके के होंगे, है ना, लेकिन उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जब आइसोटोप की बात की गई, है ना, तो आइसोटोप में उसका जो मास है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है
आइसोटोप के बारे में हम पढ़ेंगे क्यों होता है ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन इसके बारे में वो क्लियर नहीं बता पाए, जिसके वजह से ये थ्योरी आगे नहीं बढ़ पाई। ये उसका लिमिटेशन था कि भैया कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बन के आइसोटोप होते हैं, है ना, कार्बन का 12 होता है, 14 होते हैं, तो इनके जो आइसोटोप होते हैं तो यहाँ पर इसका जो मास है वो अलग होगा, यहाँ पर उसका जो मास है वो अलग होगा। तो क्यों होगा ये जो है डाल्टन क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, जिसके वजह से ये थ्योरी जो है बाद में जो है डिसॉल्व हो गई, है ना, उतना वैल्यू नहीं रहा, ठीक है, और गलत साबित हो गया। फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग मॉडल रिप्रेजेंट किए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, चलिए, ठीक है। फिर एटम के इसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसमें से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है आपका सर जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट उतना कारगर नहीं रहा, लेकिन उस समय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। जे थॉमसन का जो पूरा नाम है वो है जोसेफ जॉन थॉमसन। ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने एक मॉडल दिया जिसे हम वैसे बेसिकली हम इसके तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, तरबूज या वाटरमेलन मॉडल। ये मॉडल का उस समय नाम जो हम पढ़ते हैं वो है प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। ऐसे वैसे तरबूज मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल में, ठीक है, ये बताया गया कि, और इस मॉडल के बारे में जो है 1897 में बताया गया, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो एटम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं बोला गया है, ठीक है। और ये जो मॉडल है उसमें कुछ की पॉइंट्स है, जैसे मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्या है भाई, तो ये एक गोलाकार मॉडल है, एक सर्कल मॉडल है, वाटरमेलन की तरह मॉडल है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं उसके चारों तरफ फैले हुए हैं, ठीक है। क्या होते हैं, चारों तरफ फैले हुए, यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सारे प्रोटॉन्स हैं, और इसके सेंटर में, जैसे वाटरमेलन में सेंटर में बीज होते हैं ना, तो ये जो सेंटर में वाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये जो है, ये जो इनके सीड्स हैं वाटरमेलन के, ये सभी क्या है, नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो पूरा एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो है वहाँ पर क्या होता है, इक्वल होते हैं। अगर 10 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 10 नेगेटिव चार्ज भी होंगे, ठीक है। तो उस समय का ये मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल, जो एक तरह का तरबूज की तरह होता था, जिसमें बीज जो है इलेक्ट्रॉन होते थे, और उसके जो प्लम है वो क्या होते थे, आपके प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की थी, है ना। जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो सर जे थॉमसन को जाता है। तो क्या है वो चीज़ें देख लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है भाई, तो एन इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट। ये एक ऋण आवेशित कण होते हैं, है ना, किसी परमाणु में, जो उस एटम के आउटर साइड में, यानी कि ये सेंटर है, जैसे ये एक एटम है, ये उसका सेंटर है, तो इलेक्ट्रॉन उसके बाहर की ओर क्या होगा, एक सर्कल में रहता है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज को बियर करके रहता है, जिसका मास काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो डिस्कवरी के लिए तो विलियम क्रूक्स ने अपना कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट किया था। उसी एक्सपेरिमेंट पे एक ट्यूब था, है ना, उन्होंने एक ट्यूब देखा जिसमें क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब बनाया। इस तरीके से एक ट्यूब होता है जहाँ पर ऊपर के साइड में, यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस साइड से, है ना, क्या किया, इस साइड से जो कैथोड रेज हैं, है ना, ये कैथोड और ये एनोड हो गया, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो यहाँ से क्या किया उन्होंने, कैथोड रेज को क्या किया, इंटर कराया, ठीक है। तो इंटर कराने से ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रेज हैं वो क्या करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करने लगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूव कर रहा है, तो उन्होंने ये देखा कि जो
पॉजिटिव प्लेट है उस तरफ जो कैथोड रेज हैं वो आ रहे हैं, जो बीम है वो क्या हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं, वहाँ पर गिर रहा है। तब उन्होंने ये बताया कि जो चार्ज हैं, है ना, वो नेगेटिव चार्ज हैं और वो कहाँ पर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तब उस समय उस जो नेगेटिव चार्ज हैं उसको सर जे थॉमसन ने कार्पसल्स नाम दिया। क्या नाम दे दिया, कार्पसल्स नाम दिया। ठीक है, जिसके हम आज इलेक्ट्रॉन के नाम से जान रहे हैं, बट जे थॉमसन सर ने उसको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया। हाँ, उन्होंने इसके बारे में बताया जरूर, सबसे पहले प्रपोज किया इलेक्ट्रॉन के बारे में, जिसको उन्होंने कार्पसल्स नाम दिया, जो नेगेटिव चार्ज वाले थे, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह यानी पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव कर गए। तो उन कैथोड रेस को जो एक पार्टिकल्स हैं जिनको उन्होंने क्या बोल दिया, कार्पसल्स बोल दिया। बाद में सर जी जॉन स्टोनी इन्होंने क्या किया, इस कार्पसल्स को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ठीक है, हालांकि नाम जो है इसने दिया है जी जॉन स्टोनी ने, बट इसकी डिस्कवरी जो है किसने किया था, जे थॉमसन ने। इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय है ना, क्रेडिट है, वो किसको जाता है, नेगेटिव चार्ज का डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है आपको सर जे थॉमसन को। ठीक है, तो जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। ठीक है, जो किसी एटम के, है ना, आउटर सरफेस पर, है ना, क्या करता है, मूव करते रहता है, और ये नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, बियर करता है। ओके, अब यहाँ पर जे थॉमसन के जो मॉडल थे उनका जो कुछ लिमिटेशन है, तो ये मॉडल फेल हो गया, है ना, ये बताने के लिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कैसे अरेंज होते हैं, है ना, और वो जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास कैसे आते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं या फिर नहीं होते, वो क्लियर नहीं कर पाया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रिलेशन के बारे में अच्छे से नहीं बता पाया कि जो एटम है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे व्यवस्थित होते हैं, ये अपने मॉडल में उन्होंने क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, बट यहाँ से कि ये पता चला कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये चीज़ हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ओके, ठीक है, फिर आता है आपका गोल्डस्टीन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसके बारे में सर इक्विन गोल्डस्टीन ने बताया था, एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं, है ना, इन्होंने जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी किया। ठीक है, कब, 1886 में इन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया कि जो एक ट्यूब है ना, एक ट्यूब उन्होंने ले लिया, जहाँ पर उन्होंने क्या किया, कुछ नए रेडिएशन पार्टिकल्स के बारे में देखा। उन्होंने इस ट्यूब में क्या किया, गैस रिलीज कर दिए, है ना, गैस को क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कैनॉल रेज आ गए, है ना, क्या था, कैनॉल रेज। तो उस जो कैनॉल रेज है बाद में ये क्या हो गया, आपका प्रोटॉन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये एक तरह का पॉजिटिव चार्ज वाला रेडिएशन था। ठीक है, जो दूसरे तरीके के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसकी डिस्कवरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो कैथोड रे जो ट्यूब था, है ना, उस पर हमने स्टडी किया, तो वहाँ पर कैनॉल रेज के बारे में देखा, जो इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिकली अगर हम बोलें तो क्या होता था, उस कैथोड रे के अपोजिट में होते थे, जिस, है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट चार्ज होता था जिसको हम कैनल रेज बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या क्या सेम टाइप से फंक्शन हुआ, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पर कैनल रेज को डाला गया तो नेगेटिव चार्ज की तरफ गए मान के चलो, है ना। तो यहाँ पर ये जो चार्ज था नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि दैट मीन्स ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो कैनॉल रेज जो है एक तरह का पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन होता है। ठीक है, जो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर होता है, जिसको हमने क्या बोल दिया, कैनॉल रेज कह दिए। ठीक है, जो एक तरह का दूसरे प्रकार का जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि कैनल रे हैव पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, P से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ओके,
ठीक है, ये एक कह सकते हो आपका एटम है, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ये प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ओके। ठीक, फिर आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की तरफ, या रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सर जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये 1908 में इनके काम के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका जो एटॉमिक मॉडल है ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है जो डेंस न्यूक्लियस में है ना। तो ये जो है एक उनका एटॉमिक मॉडल है, इस मॉडल के लिए उन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और रदरफोर्ड को ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, गोल्डन फॉइल लिए, ठीक है। गोल्डन फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, उन्होंने गिराया, जो एक तरह का पॉजिटिव चार्ज होता है किसका, हीलियम का, है ना। हीलियम जो है इसका, ये जो है एक नोबल गैस है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हीलियम जो एक पॉजिटिव चार्ज है उसको उन्होंने क्या किया, एक गोल्डन फॉइल पेपर पर गिराया, ठीक है। तो गिराने के बाद उन्हें क्या देखने को मिला इस एक्सपेरिमेंट से, तो ये आपका अल्फा पार्टिकल्स है किसका, हीलियम का। ये आपका गोल्डन फॉइल है, उसके पार्टिकल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, गोल्डन फॉइल है उसका ये कुछ पार्टिकल्स है। जैसे हमने एक यहाँ पर एक फील्ड एरिया बना लिया, यहाँ पर एक गोल्डन फॉइल है, ठीक है। यहाँ पर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे चले गए, ठीक, कुछ इधर लार्ज एंगल में गए, कुछ इस तरफ आए, है ना। और कुछ ही ऐसे पार्टिकल्स हैं जो जैसे गए वैसे स्ट्रेट वे में रिटर्न आ गए, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, चलो अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये सपोज ये क्या है आपका अल्फा पार्टिकल्स हैं, क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रही है, ये सारे गोल्डन फॉइल के जो है क्या है आपके एटम्स हैं। तो जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो आए और यहाँ पर एक किनारे से टकराए और इस एंगल में चले गए, ठीक है। ज़्यादातर पार्टिकल्स आए और सीधी रेखा में निकल लिए, है ना, क्या हो गया, सीधी सीधी रेखा में निकल गए। कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, स्मॉल एंगल पे टर्न हो गए, मतलब रिटर्न की तरफ बट स्मॉल एंगल में। कुछ पार्टिकल्स इस तरह से छोटे छोटे एंगल में या लार्ज रिफ्लेक्शन में निकल लिए, ठीक है। कुछ ही पार्टिकल्स हैं ऐसे जिसमें ये कह सकते हैं कि अगर हम 20,000 पार्टिकल्स ले रहे हैं तो 20,000 में से एक आध पार्टिकल्स, है ना, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो यहाँ से टकराए और सेम वे में रिटर्न हो गए, ठीक है। कुछ ही पार्टिकल्स क्या है, सेम वे में रिटर्न हो गए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसमें हमें क्या मिला, है ना, क्या हमने इसमें ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर हमने देखें, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने देखा कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है क्या हुआ, गोल्डन फॉइल में बिना टच किए सीधे निकल लिए, है ना। ज़्यादातर क्या हो गया, सीधा सीधा क्या हो गया, पास हो गया। तो सीधा सीधा पास हो गया, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो गया, क्या इसका रिजल्ट आया कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, खाली होते हैं, होल है, होलो स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए होलो स्ट्रक्चर है तो क्या हो गया, ये पार्टिकल्स आए और सीधा सीधा क्या हो गया, पार हो गया। ये पहला रिजल्ट था। दूसरा, जो कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए, है ना, क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, चूँकि हीलियम यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, और एटम क्या होता है, यानी कि एटम है तो यहाँ पर एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया तो भाई पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिफ्रैक्ट हो गया अलग अलग एंगल्स में, है कि नहीं, थोड़े स्पेस में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है।
कुछ लार्ज एंगल में, कुछ स्मॉल एंगल में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपल्स करता है, और अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जो है सेम चार्ज है, नहीं कि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को क्या किया, वो रिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्ट कर दिया, है ना, उसको रिटर्न कर दिया। अब कुछ अगर अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं, कुछ यहाँ पर जो है 1 लाख दिया हुआ है, हम इतने बड़े अमाउंट को नहीं लेते, चलो 20K की बात कर लेते हैं। 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं, है ना, सेम ही प्रोसेस होगा। अब जब ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं ले रहे हैं, हालांकि अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अल्फा पार्टिकल्स का, ले सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम अगर हम 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की ही बात कर लें, तो ये 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल से लक्की नंबर, राइट। तो ये एक अल्फा पार्टिकल्स में, है ना, ये जो अल्फा पार्टिकल्स आए और जिस रास्ते में आए थे उसी रास्ते पे क्या हो गए, रिटर्न हो गए। जैसे ये न्यूक्लियस है एटम का, अल्फा पार्टिकल्स भैया यहाँ आया और ऐसे आया था और ऐसे रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी छोटा होता है ना, क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है एज कंपेयर उसके टोटल साइज के, है ना। अगर एटम इतना बड़ा है तो उसके कंपेयर में उसका जो न्यूक्लियस है काफ़ी छोटा होगा। तो काफ़ी छोटा है, तो 20,000 में से या 1 लाख में से एक पार्टिकल्स, एक सिंगल अल्फा पार्टिकल्स उससे टकराया और जिस वे में आया था उसी वे में क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है, सेम वे में क्या हो गया है, रिटर्न हो गया। जिससे ये पता चला कि जो सेंटर ऑफ द एटम होता है वो हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज को बियर करके रख रहा है, हालांकि वो तो है। उसके अलावा हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जिससे अल्फा पार्टिकल्स आए, टकराए और सेम वे में क्या हो गए, रिटर्न हो गया। और चूंकि इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स में एक ही अल्फा पार्टिकल्स टकराए, इसका मतलब पूरे टोटल साइज की अगर हम बात करते हैं उस एटम की, तो उसके कंपेयर में, उसकी तुलना में काफ़ी छोटा, इसलिए 20,000 में से एक पार्टिकल्स टकराया। मैं तो 20,000 कर रहा हूँ, तो 1 लाख की अगर हम बात करते हैं, 1 लाख अल्फा पार्टिकल्स की, तब भी वहाँ पर कितने, एक ही अल्फा पार्टिकल्स क्या होते, टकराते, इतने छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला, जिसके वजह से जो है रदरफोर्ड को क्या बोला जाता है, आपका फादर ऑफ न्यूक्लियस बोला जाता है, यानी कि जो है डिस्कवरी उन्होंने किया है, तो उनका श्रेय जाता है। अब जो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उनके कुछ लिमिटेशन रहे, है ना। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, ठीक है, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, है ना, ये जो दोनों एक साथ होते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्शन द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ये कहा गया। मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बोल दिया गया, है ना। ये कहाँ तक सही है, ये था नहीं, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। और ये जो एटम में होता है नहीं होता है, ऐसा कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, ना कि न्यूक्लियस के बीच में, तो जिसके वजह से ये मॉडल उतना कारगर नहीं रहा, ठीक है, लेकिन काफ़ी कुछ हमें बता गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस काफ़ी छोटा होता है, क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक आंकड़ा लिया हुआ है, जैसे एटॉमिक रेडियस की बात करता हूँ, है ना, ये एक एटम है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस और इसका एटम। तो एटॉमिक रेडियस मतलब इस पूरे एटम के नाभिक से उसके आउटर सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई, राइट। तो जो ये एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, ये कितना होगा, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 पिकोमीटर। इट मीन्स 100 पिकोमीटर को हम कैसे, अगर हम मीटर में समझें तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होगा लगभग, ओके। तो आप समझ पा रहे होंगे 100 पिकोमीटर का मतलब क्या हो रहा है, 10⁻⁻10 मीटर, -10 1 × 10⁻⁻10 मीटर या के आसपास होगा, या इसको हम ये कह सकते हो 1/10⁻10 मीटर के आसपास होगा, ठीक है। अब एटम का रेडियस इतना हो गया। अब उसके न्यूक्लियस के रेडियस की अगर हम बात करते हैं, सपोज ये एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो
न्यूक्लियस का इसका रेडियस कैसे हो जाएगा, तो इसका रेडियस ये हो गया, है ना, उस न्यूक्लियस के सेंटर से उसके आउटर सरफेस का, यानी कि न्यूक्लियस के आउटर सरफेस, ना कि आपके एटम का, ठीक है। तो इसका रेडियस तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 × 10⁻³ 10⁻³ पिकोमीटर, है ना, 5 इंटू, यानी कि आप इसको ये कह सकते हो, क्या कह सकते हैं भाई इसको, तो आप इसको बोल सकते हो 5 × 10⁻⁻15 मीटर आप कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, 15 मीटर। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो काफ़ी छोटा होता है, और ये अभी अप्रॉक्सीमेटली है ना, एग्जैक्टली ये नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट काफ़ी छोटे पार्टिकल्स हैं अगर हम कंपेयर करें एटम और न्यूक्लियस। इसलिए वहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि 20,000 या 1,00,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक ही जो अल्फा पार्टिकल्स है वो उसके सेंटर यानी कि न्यूक्लियस से टकराया और सेम वे में रिटर्न हुआ, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जेम्स चैडविक ने बताया था सबसे पहले। ये सर जेम्स चैडविक का फोटो है, ठीक है। ये एक अंग्रेज भौतिक शास्त्री हैं और नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। ये उनका मॉडल है जिसमें उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बाहर सरफेस में, यानी कि जो ऑर्बिट है उसमें ये जो ग्रीन कलर के हैं ये नेगेटिव चार्ज को बताता है। अंदर में यहाँ पर देखिए ये जो ऑरेंज है वो उसके न्यूट्रॉन को बताता है, और ये जो ब्लू कलर में जो है उसके प्रोटॉन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये कार्बन एटम के बारे में है ना, कार्बन एटम का जो है मॉडल है वो उन्होंने प्रपोज किया। कार्बन एटम पे उन्होंने बताया 1932 में जेम्स चैडविक ने बताया कि एक थर्ड टाइप का भी एक एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जो किसी एटम के सेंटर पर पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, या एक तरह का उदासीन या न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो बताया था उसी की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, 1932 में। चैडविक ने इसको देखा, है ना, और इसकी डिस्कवरी के बारे में बताया, और 1935 में उसको इस काम के लिए क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, नोबेल। तो न्यूट्रॉन क्या है भैया, तो न्यूट्रॉन क्या हम क्या कह सकते हैं, ए न्यूट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ए न्यूट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल कंटेन एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, हैज नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज अनलाइक प्रोटॉन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन एक तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी नाभिक में जो उसके परमाणु के सेंटर पर पाया जाता है। इस पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, यहाँ पर नाभिक में एक और चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, बट इसमें न्यूट्रॉन्स में कोई तरह का चार्ज नहीं होता, और ना ही वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होगा और नेगेटिव चार्ज भी नहीं होगा। यानी कि ये न्यूट्रल है, तो प्लस और माइनस अगर है तो दोनों होंगे, दोनों के बराबर अमाउंट में, इसलिए वो न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज उसमें शो नहीं होगा, ठीक है। जेम्स चैडविक ने इसके बारे में बताया था, जिसको हम न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n, ठीक है। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा भाई, कि हमने देख लिया पॉजिटिव चार्ज के बारे में देखा, सॉरी नेगेटिव चार्ज के बारे में देखा, है ना, किस बारे में देखा, नेगेटिव चार्ज के बारे में देखा, और न्यूट्रॉन के बारे में देखा, है ना। ये हो गया आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, है ना, इसके बारे में हमने देख लिए। तो
ओवरव्यू अगर हम कहें, ओवरऑल अगर हम कहें तो एटम क्या होता है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के लिए जिसको हम और तोड़ नहीं सकते, ठीक है। फिर उसके अलावा बाद में ये पता चला कि भाई एटम्स को और डिवाइड किया जा सकता है जिसको हम जो है न्यूट्रॉन्स कहते हैं, है ना, सॉरी न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है एक्चुअल में। इन तीनों को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स जो है ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने देखे, कब हुई इसकी डिस्कवरी, किसने की, ये सारे चीज़ हमने कवर कर लिया इस वीडियो में। ओके, अब हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो एटम होते हैं वो हालांकि स्मॉल पार्टिकल है ना, उसके अंदर सब पार्टिकल्स में इसको और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बेस पर देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक पार्टिकल्स ही केमिकल रिएक्शन में, यानी कि एटम ही जो है क्या करता है, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कोई अगर डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर कोई किसी भी और टॉपिक में अगर वीडियो बनाना है तो आप मुझे बोल सकते हैं किसी अन्य क्लास के लिए। अभी मैं 9th क्लास में टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम बेस से शुरू करना चाह रहे थे, ठीक है, इसलिए मैंने 9th क्लास के साइंस से शुरू किया है। अगर आपको लगता है कि मुझे और किसी क्लास के क्लासेस शुरू करना चाहिए वीडियो बनाने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।